नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। हम बात कर रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र की, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी ब्लड के बारे में, खून के बारे में, ठीक है ना। उसके बारे में अपन डिटेल चर्चा कर चुके हैं। और ये जैव प्रक्रम का जो अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पाचन पढ़ लिया था, उत्सर्जन पढ़ लिया था, परिवहन पढ़ रहे। उस परिवहन के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र भी आएगा, आपके अंतःस्रावी तंत्र भी आएगा, आपके तंत्रिका तंत्र भी आएगा, क्योंकि ये सब के सब परिवहन के अंदर काम में आते हैं ना, ठीक है। तो कल अपन ने बात करी थी ब्लड के बारे में, ठीक है ना। उसमें एक दो चीजें कुछ रह गई थी, वो मैं अभी आपको लिख के यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक अपना बिम्बाणु बाकी रह गया था। बिम्बाणु कह दो, चाहे प्लेटलेट्स कह दो, चाहे थ्रोम्बोसाइट कह दो, ठीक है। इसमें एक दो लाइनें हैं जो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, ये करती क्या रे, तो रक्त का थक्का बनाती है। क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है, ठीक है। दूसरी बात, इसका अगर अपन बात करें जीवन काल की, तो ये लगभग होता है 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन, ठीक है। और अगली बात अगर बात करें, ये पाई कितनी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आरबीसी 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर, तो ये कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मीटर, ठीक है। 3 लाख प्रति घन मीटर। और बनती किसमें है ये? अस्थि मज्जा के अंदर। किसमें बनती है? अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बिम्बाणु, ठीक है ना। बिम्बाणु प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट है, रक्त का थक्का बनाती है, जीवन काल इनका 10 दिन होता है, 3 लाख प्रति घन मीटर, और बनती कहां है रे? अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर अस्थि मज्जा में भी पूछ ले अगर आपको, तो एक कोशिका होती रही है कैरियो मेगासाइट, ठीक है। इस कोशिका के अंदर ये बनती है। कौन? बिम्बाणु या प्लेटलेट्स। कैरियो मेगासाइट कोशिका के अंदर, ठीक है भाई। ओके, ये था अपना बिम्बाणु या प्लेटलेट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे कि अपन मलेरिया का अगर अपने को हो जाए या डेंगू हो जाए, तो उसके अंदर किसकी संख्या कम होती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। जिसका इलाज लगभग आजकल हर बच्चे को पता है, ठीक है ना। पपीते के पत्ते, कीवी फल, है ना, बकरी का दूध, है ना। ये करते हैं कि नहीं करते? लिक्विड खूब सारा पीना चाहिए इसके अंदर, जितना ज़्यादा हो सके उतना लिक्विड, जैसे कि सूप हो गया, गर्म पानी हो गया, जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, ठीक है ना। देखो आपको उपचार भी बता दिया ना, तो आगे से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। हो गया। अब देखिए, कल अपन ने बात करी थी रे रक्त समूह के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करी थी? रक्त समूह के बारे में। 2 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। अपना वैसे भी रक्त परिसंचरण तंत्र ही चल रहा है। कल अपन ने रक्त के बारे में पढ़ा था। रक्त समूह कौन कौन से होते रे? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है, ठीक है ना। अब इनको लिखने का जो डिनोट करने का जो तरीका है ना, वो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अपन जीन प्रारूप पढ़ते हैं ना, उसके अंदर अपन जीन के 2 हिस्से करते हैं, करते कि नहीं करते? कारक, 2 कारक होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसके भी 2 कारक होते हैं। बी को लिखते हैं अपन आई बी और आई बी, ए बी को लिखते हैं आई ए और आई बी, और जो ओ है वो दोनों को स्मॉल आई से लिखते हैं। ये ध्यान रखना, ए वाले को आई ए, बी वाले को आई बी, ए बी वाले को आई बी, और ओ वाले को स्मॉल आई से। अब देखिए होता क्या है, अगर मान लो आपको पूछ ले कि भाई कोई एक पिता है, ठीक है, उस पिता का रक्त समूह कौन सा है? ओ है। और माता है, उसका रक्त समूह है अपना कोई भी मान लो, जैसे कि ए मान लिया या ए बी मान लिया, ठीक है। अब ये कहेगा कि अगर पिता का रक्त समूह ओ है, माता का रक्त समूह ए बी है,
तो इनकी जो संतान होगी उसके रक्त समूह की संभावना क्या होगी। 4 ऑप्शन दे देंगे कि ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, क्या होगा। तो संभावना के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे, ओ को किससे लिखते हैं, स्मॉल आई से लिखते हैं। ए बी को किससे लिखते हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, दोनों है ना इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, नंबर 1 का क्रॉस करवाओ नंबर 3 के साथ। ए का किसके साथ करवाया, 3 के साथ, तो देखिए क्या बना, आई ए आई, ठीक है। फिर 1 का ही वापस कराओ और 4 के साथ, क्या बना, आई बी और आई, ठीक है। फिर 2 का क्रॉस कराओ 3 के साथ, तो क्या बना, आई ए और आई, और 2 का ही क्रॉस करवाओ 4 के साथ, तो क्या बना रहे, आई बी और आई। एक बात आपको बता दूं कि ये जो चीज है, इस चीज को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये, ठीक है। ये आई बी है तो दोनों आई बी नहीं लिखे, एक कैपिटल एक स्मॉल लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर तो दोनों है ही है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं रे, बी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी। मतलब अगर कोई पिता जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, माता जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके संतान के ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या, या तो ए होगा या क्या होगा रे, बी होगा। ऐसा सवाल आपको पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एक छोटी सी बात थी, ठीक है ना। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब अपन बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण। अपन ने कल शुरू किया था, और रक्त परिसंचरण शुरू करने के बाद हम लोगों ने जो ब्लड है उसके बारे में टोटली जानकारी अपन ने ले ली थी, ठीक है ना। अब अपन आज पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जिसके 3 भाग होते हैं, ब्लड, हृदय और अपने केशिकाएं या धमनियां और शिरा, ठीक है ना। तो एक पार्ट अपन लोगों ने पढ़ लिया था, आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हृदय के बारे में, यानी पूरा रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे कि रक्त परिसंचरण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, हार्ट की संरचना क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये अपना रक्त परिसंचरण तंत्र है रे, पहले आपको बता दूं, आगे और बता दूंगा। ये अपना रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये अपना क्या है रे, हार्ट, ये अपना क्या है, हार्ट है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये अपना क्या है, हार्ट है। और ये अपने क्या है, फेफड़े, जिनको अपन फुफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली बता रहा हूं, अभी क्रियाविधि आगे बताऊंगा। होता क्या है कि हमारा जो रक्त है ना, वो अपने शरीर के जो हृदय है ना, उस हृदय से 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है, ठीक है ना। एक जो परिसंचरण कहलाता है वो फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, फुफ्फुसीय परिसंचरण, यानी जब खून गंदा फेफड़ों तक जाता है CO2 युक्त, और वहां से ऑक्सीजन युक्त होकर वापस कहां आता है, हार्ट में आता है, ठीक है ना। तो एक बार तो परिसंचरण का हुआ फेफड़ों में, एक बार कहां हुआ, हार्ट के अंदर, ठीक है। तो एक तो होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण और एक होता है दैहिक परिसंचरण। क्या होता है, दैहिक परिसंचरण। आप इस चित्र से देख सकते हैं, फुफ्फुस के लिए ये धमनी जा रही है और फुफ्फुस से शिरा जा रही है। ये जो फुफ्फुस के लिए धमनी है ना, इसके द्वारा फुफ्फुस के अंदर CO2 युक्त रक्त आता है और यहां से वापस ऑक्सीजन युक्त जाता है। तो शरीर से आया हार्ट के पास, हार्ट ने भेजा फेफड़ों के पास एक बार, फिर फेफड़ों से आया हार्ट के पास, हार्ट ने भेजा शरीर में 2 बार। तो हार्ट से कितनी बार गुजरा, 2 बार, इसलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। और दोहरा परिसंचरण तंत्र नाम पूछ ले कौन कौन से हैं, तो फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण। क्या नाम है, फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण, ठीक है।
ठीक है भाई, अब अपन आगे चलते हैं। ये आपके मैं साफ कर देता हूं, आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, फोन को हॉरिजॉन्टल करके, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा आप लोग बढ़ा करके, ठीक है ना, आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए रक्त परिसंचरण। सजीव में कोशिकाओं के मध्य पोषक पदार्थ, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन होता है, जिससे क्या कहते हैं, परिसंचरण। समझ में आ गई। सजीवों के अंदर क्या, कोशिकाओं के बीच में पोषक पदार्थ हो गए, ठीक है ना, जल हो गया, ग्लूकोज वगैरह जो भी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पोषक पदार्थ हैं उनके अलावा अपशिष्ट भी तो बनते हैं कोशिकाओं में, तो उनका भी परिवहन किसके द्वारा, रक्त के द्वारा होता है, उसको कहते हैं परिसंचरण। ठीक है ना। और इस परिसंचरण की प्रोसेस के अंतर्गत जो भी अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं उनका समूह होता है, उसको कहते हैं तंत्र। तो नाम क्या हो गया, परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब देखिए मुख्यतः सजीवों में परिसंचरण रक्त व लसिका के द्वारा होता है। आप लोगों को मैंने बताया था ना, लसिका द्रव, उत्तक द्रव, जब अपने रक्त पड़ा था, ठीक है, जिसको छाना हुआ रक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छाना हुआ रक्त। ठीक है। तो मुख्यतः दो जगह से होता है, एक तो रक्त से, एक लसिका से। अब देखिए परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है परिसंचरण तंत्र? जो है वो अपना होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला, खुले का मतलब यह हो गया कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें खून के बहने के लिए रक्त वाहिनियां नहीं होती, यानी वो सीधे ऊतकों और कोशिकाओं के बीच में जो तरल होता है उन तरल के अंदर वो रक्त बहता है और वहीं से ऊतक और कोशिकाओं के जो मध्य आदान प्रदान की क्रिया वो होती है। ये हो गया खुला। बंद का मतलब ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां पर रक्त को बहने के लिए पर्टिकुलर रक्त वाहिनियां मिलती है, यानी रक्त जो है रक्त वाहिनियों में ही बहता है, रक्त वाहिनियों से सीधा कोशिका तक, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, इस प्रकार से रक्त बहता है, खुले में नहीं बहता। समझ में आ गई? ये हो गया बंद और खुला। उदाहरण देख लो ऑर्थोपोडा जीव और मोलस्का के अंदर। ठीक है। और बंद के अंदर जैसे कि आप तिलचट्टा हो गया, ठीक है ना, उसके अंदर बंद के अंदर केंचुआ, मछली, मेंढक, मनुष्य, इटिसी। ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है। आगे चलिए। हाँ भाई, मानव परिसंचरण तंत्र के भाग कितने रे? 3। रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। बड़ा करूं थोड़ा सा। अब देखो रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां 3 भाग होते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं भाई कल की क्लास के अंदर। आज अपन को हट पढ़ना है। मानव रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। मानव रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अगर आपको पूछ ले ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने। ठीक है। और अगर आपको पूछ ले ए बी की, तो लैंडस्टीनर और विनर ने। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ठीक है। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। एक तो होती है एंजियोग्राफी, एक होती है एंजियोप्लास्टी। ठीक है ना। जब हार्ट तक जो नसें खून पहुंचाती उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, उसकी जांच के लिए तो एंजियोग्राफी करवाते हैं और ब्लॉकेज को हटवाने के लिए एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, तो उसी से नाम हो गया। तो इसका नाम भी क्या है? एंजियोलॉजी। क्या है? एंजियोलॉजी। ठीक है भाई। ओके। देखो, हाँ भाई, ये आ गया अपना हार्ट। देखो हार्ट क्या है? पेशीय ऊतकों से बना होता है। हार्ट किससे बनता रे? पेशीय ऊतकों से बनता है। ठीक है। और पेशीय ऊतकों के अंदर भी एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसको कहते हैं नोडल ऊतक। क्या कहते हैं? नोडल ऊतक। और वो जो नोडल ऊतक है वो ही हार्ट की जो गति है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। इसलिए जो हृदय है उसको अपन पेशीजनिक या मायोजनिक ऊतक कहते हैं। पेशीजनिक या मायोजनिक कहते हैं कि उसको हार्ट को, क्योंकि वो स्व नियंत्रित होता है।
समझ में आई ना, स्वनियंत्रित होता है, खुद ही खुद को कंट्रोल करता है, कोई दूसरा उस पर कंट्रोल नहीं करता। वैसे एड्रिनल ग्रंथि जो है वो रक्त दाब पर कंट्रोल करती है, लेकिन हार्ट की क्रियाविधि पर कंट्रोल कोई नहीं करता, खुद हार्ट ही करता है। कारण क्या कि उसके अंदर एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसको नोडल उत्तक कहते हैं, और वही आगे जाके पेस मेकर बनेगा आपका, ठीक है ना। तो जो वो नोडल उत्तक है वो ही हार्ट की क्रियाविधि पर कंट्रोल करता है, इसलिए हृदय को पेशीजनिक या मायोजनिक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीजनिक या मायोजनिक उत्तक। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है ना। कार्डियक हार्ट हो गया ना, और पेरिकार्डियम हृदय के चारों ओर की झिल्ली, और ऐसी झिल्ली होती है दोहरी। अब इसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, तो पेरिकार्डियल लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है ना। इस झिल्ली के मध्य में पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल द्रव। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, ठीक है। उत्पत्ति क्या होती है? मीजोडर्मल। अपन पढ़ते आ रहे, किडनी की उत्पत्ति भी पढ़ी थी, उपकला उत्तक है वो तीनों स्तरों से बनता है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से हृदय की उत्पत्ति कैसी होती है? मीजोडर्मल। ये 3 भ्रूण की अवस्था है, मैं कब से बता रहा हूं, उपकला में भी बताया था, किडनी में बताया था, यहां भी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो उपकला है वो तीनों से बनता है, और ये जो है अपना मीजोडर्मल से बनता है। किससे बनता है? मीजोडर्मल। अगर हृदय की उत्पत्ति पूछ ले तो मीजोडर्मल। कौन सी डर्मल? मीजोडर्मल, ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, पहले मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। पहले आपको कुछ नाम बताता हूं। ये मैंने चित्र बना रखा है, आप इसको देख लेना आराम से। इसको मैं आपको एक अलग स्लाइड पे बना के बताता हूं। सबसे पहली चीज देखो, अपना जो आलिंद होता है ना, आलिंद, ठीक है ना। हृदय के कितने भाग होते हैं? 4। ऊपर के 2 भाग आलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 भाग नीले कहलाते हैं, ठीक है। जो आलिंद होता है उसको आरटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरटीएम। और जो नीले होता है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, ऊपर क्या है? आलिंद। तो ये हो गया रे बायां आलिंद। कौन सा आलिंद? बायां आलिंद। ये हो गया दायां आलिंद। कौन सा आलिंद? दायां आलिंद, ठीक है। फिर ये हो गया बायां नीले, और ये हो गया अपना दायां नीले। कौन सा हो गया? दायां नीले। अब देखिए रे, आलिंद को क्या कहते हैं? आलिंद को क्या कहते हैं? आरटीएम। क्या कहते हैं? आरटीएम, ठीक है। अब देखो जरा, ये दोनों आलिंद है, इन दोनों आलिंद के बीच में ये क्या है? एक भित्ति है जो इन दोनों को अलग करती है। आलिंदों के बीच में है ना, आलिंद को क्या कहते हैं? आरटीएम। तो इस दीवार का नाम क्या होगा रे? इंट्रा आर्टियोकुलर भित्ति। इंट्रा आर्टियोकुलर भित्ति, आर्ट्रियो के बीच में इंट्रा आर्टियोकुलर। नीले, नीले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। नीले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। देखिए, नीले अपना हो गया वेंट्रिकल। क्या हो गया? वेंट्रिकल। तो ये जो भित्ति है ये नीले के बीच में है आपके, है? 2 वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसका नाम क्या हो गया रे? इंट्रा वेंट्रिकुलर भित्ति। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। आर्टरियो के बीच में इंट्रा आर्टिकुलर, वेंट्रिकल के बीच में इंट्रा वेंट्रिकुलर हो गया। अब देखिए, आलिंद और नीले के बीच की भित्ति है रही है पूरी। ऊपर क्या है? आलिंद है ना, ऊपर क्या है? आलिंद, और नीचे क्या है? नीले। अब आलिंद क्या है रे? आरटीएम। नीले क्या है? वेंट्रिकुलर। तो दोनों आएगा ना, इंट्रा आर्टियो
वेंट्रिकुलर भित्ति। बताओ वो समस्या क्या, ये नाम पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। बताओ दोनों आलिंदों को पृथक करने वाली जो भित्ति है, जो झिल्ली, उसका नाम क्या है? आलिंद को क्या कहते हैं? आर्ट्रियो, तो इंट्रा आर्टिकुलर। नीले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, तो इंट्रा वेंट्रिकल। ठीक है, अब आलिंद और नीले के बीच में तो दोनों आएगा ना, तो इंट्रा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। आर्ट्रियो भी आ गया, वेंट्रिकुलर भी आ गया। ठीक है, ये भित्तियां पूछी जाती है। ठीक है भाई, हो गया? ओके, तो ये था अपना भित्तियों से संबंधित। अच्छा, ये वाल रह गए ना, कट गई। और हाँ, अब एक दो वाल रह गए बीच के अंदर आप लोगों के, ये ठीक है? हाँ, एक तो होता है ये वाल, एक होता है ये वाल। अब एक बात बताओ जरा, है ये वाल किसके बीच में? आलिंद और नीले के बीच में। ये भी वाल किसके बीच में? आलिंद और नीले के बीच में। ये किधर है रे? बाईं ओर, ये किधर है? दाईं ओर। अब जब आलिंद और नीले की बात आती है तो दोनों नाम आएंगे कि नहीं आएंगे? आलिंद क्या है? आर्ट्रियो, नीले क्या? वेंट्रिकल। तो इंट्रा आर्ट्रियो वेंट्रिकल वाल्व कौन सा? बायां। और इंट्रा आर्ट्रियो वेंट्रिकल वाल्व कौन सा? दायां। ठीक है, ये होता है द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट, ये होता है त्रिवलनी कपाट। कैसा कपाट? त्रिवलनी कपाट। नाम याद रह जाएंगे ना? आलिंद का नाम याद रखना है आर्टियम, आर्ट्रियो कह दो। और नीले का वेंट्रिकल, क्या नाम है? वेंट्रिकल। नीले का नाम क्या है? वेंट्रिकल। दो नाम याद रखने। अब अगर आलिंद आलिंद के पीछे तो इंट्रा आर्ट्रियोकुलर, नीले नीले के बीच की भित्ति पूछे तो इंट्रा वेंट्रिकल, आलिंद नीले के बीच की भित्ति पूछे तो इंट्रा आर्ट्रियो वेंट्रिकल भित्ति। ठीक है, और ये जो वाल है ये भी आलिंद और नीले के बीच में है, तो दोनों का नाम आएगा इंट्रा वेंट्रिकुलर वाल्व। कौन सा? बायां। और ये कौन सा? दायां। ठीक है, ओके, होगी बात, समझ गए? हाँ जी। अब देखिए, मैं आप लोगों को वापस से एक बार थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूं, है ना? जूम हुआ? हो गया। देखो भाई, बायां आलिंद और बायां नीले, ये जो वाल है ना, ये दिख रहा है आपको? इसको क्या बोलते हैं? माइट्रल वाल्व या बायां एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। देखो एंट्रियो आ गया ना, आर्ट्रियो और वेंट्रिकल, नीले, आलिंद और नीले दोनों का नाम आया ना, या द्विवलन कपाट कहते हैं। बायां एंट्रियो वेंट्रिकुल वाल्व और दायां एंट्रियो वेंट्रिकुल वाल्व, ये होता है त्रिवलनी कपाट। कौन सा? त्रिवलनी कपाट। ठीक है, बाकी आपको भित्तियां याद हो गई। आपको नाम दो याद रखने, आलिंद और नीले, आर्टियम वेंट्रिकल, आर्टियम वेंट्रिकल। ठीक है, जिसके बीच में जो भित्ति पूछे, जिसके बीच में जो वाल पूछे, वो आपको बताना है। समझ में आ गई? चलिए, हाँ, उसके बाद हृदय में विशेष प्रकार का पेशी न्यास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हृदय में विशेष प्रकार का पेशी न्यास पाया जाता है, इसके नोडल उत्तक कहते हैं। अभी बताया था ना आपको, जिसको क्या कहते हैं? नोडल उत्तक कहते हैं। ठीक है, इस उत्तक का एक भाग दाहिने आलिंद के ऊपरी कोने में पाया जाता है। इधर वाला था ना दाहिना आलिंद, इसके ऊपरी कोने में इसका एक भाग दाहिने आलिंद के ऊपरी कोने में, जिसे साइनोआर्ट्रियल नोड SAN, किस में पाया जा रहा है रे? आलिंद, आर्टियम में। नाम क्या? देखो, साइनोआर्ट्रियल नोड। क्यों? आर्टियल में है ना, तो इसको क्या कहते हैं? SAN, साइनोआर्ट्रियल नोड SAN, या शिरा आलिंद पर्व। शिरा यानी शीर्ष पर, शिरा आलिंद पर्व कहते हैं। इस उत्तक का दूसरा भाग दाएं आलिंद के नीचे वाले कोने में पाया जाता है, जिसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। यहां पाया जाता है, सॉरी, यहां नीचे वाले में, दाहिने आलिंद के नीचे के कॉर्नर में। अब नीचे के कॉर्नर में देखो, नीचे यहां कौन आ गया? नीले आ गया ना, वेंट्रिकल आ गया ना। नाम क्या हो गया? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड।
AVN या आलिंद निले पर्व कहते हैं। एक सिरा तो ऊपर के कोने में, एक सिरा नीचे के कोने में। अब नीचे या निले भी आ गया तो नाम भी निले के साथ आएगा। क्या? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर। ये तो सिर्फ क्या था, आर्टियल नोड सिर्फ आलिंद में है, ये आलिंद और निले दोनों में है, इसलिए आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। अब एक SAN को ही गति प्रेरक या पेसमेकर कहते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, कहां है ये? दाहिने आलिंद में। नाम याद रखना, दाहिने आलिंद में। किसमें? दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद के अंदर उपस्थित साइनो आर्ट्रियल जो नोड है उसको ही, जो साइनो आर्ट्रियल नोड है उसको ही क्या कहते हैं भाई? पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। तो पूछ ले, पेसमेकर कहां होता है? आलिंद में। आलिंद में भी कौन से में? दाहिने आलिंद में। समझ में आ गई? नोडल ऊतक जिसके दो भाग है, SAN AVN। ठीक है ना? SAN साइनो आर्ट्रियल नोड और AVN आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। ये होता है ऊपरी सिरे पर, ये होता है निचली सिरे पर। जो SAN है उसको ही पेसमेकर कहते हैं। अब देखिए इसकी कार्य प्रणाली थोड़ी सी, हृदय की कार्य प्रणाली देखे जरा। देखो साहब, दिख रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हृदय की कार्य प्रणाली। देखो साहब, ये चार भाग है, ऊपर आलिंद, नीचे नीले, बायां दायां। एक बात ध्यान रखना, अगर सवाल पूछ ले हृदय का कौन सा भाग, क्या पूछ ले? हृदय का कौन सा भाग, हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध होता है, हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध होता है, तो ध्यान रखना रे, दायां भाग। कौन सा भाग? दायां भाग। कारण क्या? सुनो बात को। होता क्या है कि अपने संपूर्ण शरीर से जो अशुद्धि युक्त रक्त होता है, अब जो अशुद्धि युक्त रक्त है वो कहां आता है रे? वो आता है महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। कहां आता है? महाशिरा के द्वारा कहां आता है? दाएं आलिंद में। फिर ये जो त्रिवलनी कपाट है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, कौन सा? दायां। ये जो त्रिवलनी कपाट है ये खुलता है, जिससे ये अशुद्ध रक्त कहां आता है? नीले के अंदर। नीले के अंदर आने के बाद जब नीले संकुचित होता है तब ये अशुद्ध रक्त जो है वो इस नलिका के द्वारा होते हुए कहां जाता है? फेफड़ों में। इस नलिका को क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। कहां जा रही है? फुफ्फुस के अंदर जा रही है। इसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। इस फुफ्फुसीय धमनी को पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी। देखिए अशुद्ध रक्त आ चुका है, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आया, फिर दाएं नीले में गया, दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहां गया? फेफड़ों में। अब एक बात बताओ, फेफड़ों के अंदर जो अशुद्ध रक्त जाएगा उसमें अशुद्धि के नाम पे क्या होगा? CO2 तो होगा। और अपन ने जब पढ़ा था फेफड़े श्वसन तंत्र के अंदर, उस समय बोला था कि फेफड़ों का अंतिम छोर कूपिका कहलाता है, और कूपिका की झिल्ली के अंदर रक्त केशिकाएं होती है जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। उस रक्त के अंदर अभी क्या है? CO2 युक्त रक्त। वो CO2 ये कहां डालेगा? कूपिका के अंदर। कूपिका से क्या लेगा? ऑक्सीजन। अब खून में क्या मिल गया? ऑक्सीजन। यानी खून क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब फेफड़ों से वापस क्या आएगा? शुद्ध खून आएगा। तो वो आएगा रे पल्मोनरी शिरा के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। ये रहा शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त। कौन सी शिरा रे? फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा। एकमात्र शरीर की शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और एकमात्र शरीर की धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसलिए नॉर्मली धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है ना? अब देखिए शुद्ध रक्त आ गया कहां? बाएं आलिंद में। फिर ये एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बायां खुलेगा तो कहां आएगा? ये नीले में। फिर नीले के द्वारा महाधमनी से होते हुए ये जो खून है संपूर्ण शरीर में चला जाएगा। अशुद्ध कौन सा हिस्सा? दायां। शुद्ध कौन सा रे? बायां। नाम ध्यान रखना, एकमात्र शरीर की धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है पल्मोनरी धमनी। एकमात्र शरीर की शिरा जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है वो पल्मोनरी शिरा। ठीक है? बाकी कोई दिक्कत? नाम याद है इनके पे? आलिंद को आर्टियम, नीले को वेंट्रिकल। ठीक है? उसके नाम पे ही वाल, भित्ति सबके नाम है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस हो गई भाई।
इस पूरी प्रक्रिया के अंदर इस प्रक्रिया में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं, बता दिया। फुफ्फुसीय परिसंचरण, दैहिक परिसंचरण। फुफ्फुसीय का मतलब हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में, और दैहिक का मतलब शरीर से हृदय में और हृदय से शरीर में। ठीक है। नीले की भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है, क्यों होती है? नीले की भित्ति देखो, यहां नीले जोर लगा के इस खून को कहां भेज रहा है? फेफड़ों में भेज रहा है। इसको तो कोई जोर नहीं आया, इसको तो सिर्फ यहां से यहीं तो डालना है, और इसको लंबी दूरी तय करनी है, तो इसको थोड़ा जोर लगेगा। और यहां पे भी इस नीले के अंदर भी क्या होगा रे? यहां से तो फेफड़ों से सीधा आ गया, फिर इसको यहीं डालना है और इस नीले को पूरे शरीर में भेजना है, तो ज्यादा ताकत लगेगी, तो भित्ति भी तो मोटी होनी चाहिए, नहीं तो फट जाएगा ना। ठीक है। इसलिए आलिंद की अपेक्षा नीले की भित्ति क्या होती है? मोटी, क्योंकि वहां पे प्रेशर अधिक होता है। एक सवाल और, आलिंद है ना जो नीले की अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आलिंद नीले की अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है। चलिए, ओके। पेसमेकर दाएं आलिंद में उपस्थित होता है, बता चुका हूं। दोनों आलिंदों का संकुचन, दोनों ऊपर आलिंद है, उन दोनों का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। 0.1 सेकंड का समय लगता है, 0.1 सेकंड का। दोनों आलिंदों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। 0.7 सेकंड का समय लगता है। एक बात आपको बता दूं कि जो रक्त के चारों खाने हैं ना, एक साथ ही संकुचित होते हैं, एक साथ ही शिथिल होते हैं। एक बात बताओ, यहां पर अशुद्ध रक्त आ गया, यहां पर फेफड़ों से भाई कुछ जा रहा है तो कुछ आएगा भी ना, ये प्रोसेस तो कंटिन्यू चलती है। तो यहां पे जब अशुद्ध रक्त आता है महाशिरा द्वारा, यहां फुफ्फुस से धमनी द्वारा, सॉरी शिरा द्वारा क्या जाता? शुद्ध। फिर ये दोनों संकुचित होते हैं, तो ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, फिर यहां से वापस ये ऊपर चला जाता है, ये शरीर में चला जाता है। जब दोनों आलिंद संकुचित होते हैं तो सिस्टोल 0.1 सेकंड, जब शिथिल होते हैं तब डायस्टोल 0.7 सेकंड। तो सिस्टोल प्लस डायस्टोल मिलाकर टोटल कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। और यही एक हृदय स्पंदन है। एक बार जब हृदय का स्पंदन होता है तो उसमें कितना समय लगता है? 0.8। 0.1 तो सिस्टोल में, 0.7 डायस्टोल के अंदर। भाई हृदय स्पंदन का मतलब क्या? हृदय का धड़कना। ठीक है। ये जो वाल होते हैं, ठीक है, ये वाल क्या करते हैं? खुलते और बंद होते हैं, तो लब डब की आवाज आती है। समझ में आ गई? यही क्या है? हार्ट बीट है, इसको हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हृदय स्पंदन के 2 हिस्से पूछे तो एक सिस्टोल, एक डायस्टोल। सिस्टोल के अंदर समय लगता है 0.1 सेकंड का, डायस्टोल में समय लगता है 0.7 सेकंड का, और टोटल हृदय स्पंदन पूछे तो 0.8 सेकंड। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलिए देखो, दोनों कपाटों के खुलने की आवाज लब, इसको S1 कहते हैं। ध्यान रखना, जो अपना स्टेथोस्कोप होता है जिसके द्वारा हार्ट बीट है, श्वास है, ठीक है ना, या पेशियों की गति है, इसका पता लगाते हैं, उसके अनुरूप जो ये हार्ट की जो आवाजें होती है ना, उसको 4 भागों में बांटते हैं। एक तो तेरे S1, एक होती है S2। लब की आवाज है S1, डब की आवाज है S2, यानी लब डब, ये जो अपनी हार्ट बीट अपन सुनते हैं। जो एक होती है S3 और S4। टोटल आवाज कितनी होती है हृदय की? 4। S1, S2, S3, S4। ये बहुत धीमी आवाजें होती है। ठीक है। जो नलिकाओं में रक्त एकदम झटके से जब जाता है उस समय आती है, तो सुनाई नहीं देती। मेनली ये आवाज सुनाई देती है। ठीक है ना। तो कपाट के खुलने की आवाज S1 और बंद होने की आवाज S2। ठीक है। हृदय 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। फिर देखो रे, भ्रूण के अंदर आलिंद की भित्ति पर इंट्रो आर्टिकुलर भित्ति, आलिंद के बीच की भित्ति, इंट्रो आर्टिकुलर भित्ति पर फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल, क्या नाम है? फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल। आलिंद की भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है जो समय के साथ, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे बंद हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों में छिद्र बंद नहीं होता, क्या होगा रे? एक बात बताओ, बायां आलिंद और दायां आलिंद, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, इन दोनों के बीच की जो भित्ति है, इंट्रा आर्टिकुलर भित्ति, उस पर एक छिद्र है।
अगर वो बंद नहीं हुआ तो शुद्ध न शुद्ध शामिल हो जाएंगे, अब शामिल हो जाएंगे तो वो रोगग्रस्त हो जाएगा, मर जाएगा बच्चा। ऐसे बच्चे को ब्लू बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी। ऐसे बच्चे को ब्लू बेबी कहते हैं। समझ में आ गई? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा हुआ आपके ईसीजी। ईसीजी का हिंदी के अंदर या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का उपयोग हृदय चक्र की विद्युतीय क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। हार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रवाहित होते हैं। उन इलेक्ट्रिक सिग्नल की जो होते हैं उनको इस मशीन की मदद से कागज पे छाप सकते हैं कि आपके हार्ट के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, जो हृदय स्पंदन है, वो कैसी चल रही है। ठीक है ना? ईसीजी करवाते हैं अपन हार्ट के लिए, तो आरेखीय प्रस्तुतिकरण है किसका? विद्युतीय क्रियाकलापों का। इस ईसीजी के अंदर दो तरंग होती है, एक तो होती है पी तरंग, एक होती है टी तरंग। ठीक है? पी तरंग क्या करती है? दोनों आलिंदों के संकुचन को दर्शाती है, यानी सिस्टोल को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? सिस्टोल को। सीधा पूछ ले, पी तरंग दर्शाती है सिस्टोल को। और टी तरंग किसको दर्शाती है? नीले के अनुशिथिलन को दर्शाती है। एक बात बताओ, जब नीले शिथिल होगा तो आलिंद भी तो शिथिल होगा। कारण क्या है? कि सभी एक साथ संकुचित होते हैं, सभी एक साथ शिथिल होते हैं। यह वास्तविक कार्य प्रणाली है। ऐसा नहीं है पहले बायां आलिंद शिथिल संकुचित हुआ, फिर दायां आलिंद हुआ, फिर नीले। नहीं, सभी एक साथ संकुचित होते हैं, सभी एक साथ शिथिल होते हैं, तभी तो खून आएगा जाएगा। ठीक है? चलिए, उसके बाद नीले के अनुशिथिलन को दर्शाती है, जिसको क्या कहते हैं? डायस्टोल। तो टी तरंग किसको दर्शाती है? डायस्टोल को। एक होता है QRS सम्मिश्र। क्या होता है? QRS सम्मिश्र। यह नीले में संकुचन शुरू होने का संकेत देता है। नीले में संकुचन शुरू होने का संकेत देता है। किसी निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या हृदय स्पंदन की दर को भी बताती है। अगर पूछ ले निम्न में से हृदय स्पंदन की दर को कौन बताता है? एक ऑप्शन आ गया QRS, अपने पढ़ा हुआ ही नहीं है ये कहां होता है। तो हृदय स्पंदन की दर तो अपने एक ईसीजी मशीन ही बताती है। ईसीजी के अंदर क्या होता है? QRS सम्मिश्र। ठीक है साहब। फिर अरे हार्ट हो गया, रुधिर हो गया, हार्ट हो गया। रक्त परिसंचरण तंत्र के दो भाग हो गए। तीसरा भाग है रुधिर वाहिकाएं। तीन होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनी तथा शिरा की भित्ति में त्रिस्तरीय ऊतक पाए जाते हैं। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। नाम क्या होता है ऊतकों का? कंचुक। क्या नाम है? कंचुक। धमनी और शिरा की भित्ति के अंदर 3 स्तरों का एक ऊतक पाया जाता है। उन स्तरों का नाम क्या है? कंचुक। कौन कौन से? बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक, अंतः कंचुक। सीधा ही पूछ लेगा, कंचुक ऑप्शन में आ जाएगा, और कंचुक कभी कंचुक पढ़ा हुआ ही नहीं है तो कंचुक हो जाएगा। समझ में आ गई चीज? इसलिए ध्यान रखना क्या होता है, धमनी और शिरा की भित्ति में 3 स्तरों का ऊतक होता है, उसको कहते हैं कंचुक। कहीं कहते हैं कंचुक। फिर है धमनी, रुधिर को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। सही बात है, ठीक है। फिर धमनियों में शुद्ध रुधिर, परंतु पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध, बता दिया था। धमनियों में कपाट नहीं होते, धमनियों में कपाट नहीं होते, ध्यान रखना। फिर है शिरा, रुधिर को अंगों से कहां ले जाती है? हृदय तक, महाशिरा, देखा था। शिराओं में अशुद्ध रुधिर, परंतु पल्मोनरी शिरा में जो फुफ्फुस से आती है उसमें कैसा? शुद्ध। इनमें कपाट पाए जाते रहे। और ये जो होती है त्वचा के समीप, इनको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स। यहां पे हाथ पे आपको ये जो नसें दिखती है ना, ये होती है शिराएं, ठीक है ना। जितना भी ग्लूकोज, खून, जितनी भी सुइयां वगैरह डाली जाती है, सब कहां डाली जाती है? शिराओं में, वेन्स में डाली जाती है। और उसको कहते हैं आर्टरी, वेन्स में डाली जाती है। समझ में आ गई चीज? फिर एक केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है? धमनी आगे जाके किस में विभाजित होती है? धमनिका में। भाई जो महाधमनी है वो आगे जाएगी, फिर धमनिका में बटेगी, वो अलग अलग अंगों में जाएगी। फिर धमनिका किस में बटेगी? केशिका के अंदर, जो कोशिकाओं और ऊतकों तक खून का प्रवाह करती है। तो अगर पूछ ले केशिका है क्या चीज, तो केशिका जो है वो रक्त वाहिनियों का अंतिम हिस्सा होती है, जो कोशिकाओं और ऊतकों तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। समझ में आ गई चीज? हाँ, एक और बचा हुआ है, देखो। हृदय धड़कन के नियंत्रण में पोटेशियम तत्व इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा तत्व? पोटेशियम तत्व। अगर अपने शरीर में पोटेशियम तत्व की कमी हो जाती है तो अपनी हार्ट बीट आगे पाछे हो सकती है। समझ में आ गई चीज? इसका मतलब क्या? गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना।
हाई बीपी धमनियां सिकुड़ जाती है। वैसे नॉर्मल कितनी होती रहे 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक। हाई बीपी पूछ ले तो 140/90। लो बीपी पूछ ले तो कितनी जाएगी रे 100/80। 100/80। मानव शरीर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है अधिक। तभी है ना अपना शरीर, अगर मान लो वायुमंडलीय दाब अधिक होता हमारे शरीर के अंदर के रक्त दाब से या अपने शरीर के अंदर के दाब से, ठीक है ना, तो अपना शरीर है ना पिचक जाता है। समझ में आ रही है चीज? अपना शरीर क्या होता है पिचक। एक बात बताओ, सर्दियों के अंदर नारियल तेल की जो बोतल होती है उसको अपन गर्म करने के लिए गर्म पानी में डालते, पिचकते कि नहीं पिचकते? कारण क्या? तो बाहर का प्रेशर अधिक, अंदर का क्या? भाई बाहर भाप है, उसको ढक्कन दिया हुआ, उसको आप अंदर डालोगे तो अंदर भी वास बनेगी, बाहर भी बनेगी, लेकिन बाहर का प्रेशर ज्यादा तो वो क्या हो जाती है पिचक जाती है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अपने शरीर का जो वायुमंडलीय दाब है, जो अपने शरीर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है ज्यादा होता है। रक्त दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि, बताया था आपको, रक्त दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि, लेकिन हार्ट की जो पूरी क्रियाविधि उसका नियंत्रण खुद हृदय ही करता है। कौन सा? नोडल ऊतक। हाई बीपी को कहते हैं टेकाकार्डिया। हाई बीपी को क्या कहते हैं? टेकाकार्डिया। लो बीपी को क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। फिर एक है हृदय घात, एक है हृदय पात, दो ये अलग अलग है। हृदय घात तो हार्ट बंद हो जाए आदमी खत्म। हृदय पात, हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है। हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है, कोई एक पेशी। कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, अचानक से ये हाथ रह गया, ये पैर रह गया, वो हृदय पात होता है। ये हृदय घात, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। हृदय पात ऑप्शन में आ गया, हृदय की धड़कन बंद कर दी ना तो वहां धड़कन बंद हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये थारे अपना मैटर आज का रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई लोगों तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तब तक के लिए आराम से देखते रहिए। मैटर आप लोगों को जो लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैटर कंटेंट बहुत शानदार है, बहुत अच्छी तरीके से है, फालतू की कोई चीज नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन। ठीक है ना? तो जो देख रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि 67% लोग ऐसे हैं अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन देख जरूर रहे हैं। तो भाई जो देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर लो, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो देख रहे हैं वो एक बार अपने अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम पे इसको शेयर जरूर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। समय कम है, मैटर बहुत शानदार है, समय कम है, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।